नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और प्रयोगशाला परिचारक की इस सीरीज में आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके एमसीक्यू को मैं कराऊंगा। इससे पहले मैंने सेल का कराया था आपको, और फिर उसके बाद मैंने एनिमल किंगडम से संबंधित आपको क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे आप लोगों ने। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स का जवाब आया था उसमें से, और बहुतों के नहीं आए थे। तो मैं आग्रह करूंगा कि जितने लोग भी देखते हैं कम से कम क्वेश्चन को जवाब दिया करो। वो आपका क्लास के साथ क्या जुड़ाव है वो महसूस होता है कि हाँ, स्टूडेंट्स कैसे जुड़ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, जैसे कि पूनम जी हैं, उन्होंने बताया था कि ट्रिपेनोसोमा के बारे में पूछा था कौन सा रोग होता है, तो उन्होंने बताया था निद्रा रोग होता है। शायद ये हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट्स रही हो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 का, राजन जी ने बताया था हाइड्रा होता है। ठीक है, वर्ड स्पोर्ट्स करके ऐसा उनका नाम है, उन्होंने भी बताया था। प्रियंका जी ने बताया था अर्थ फॉर्म इज कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ फॉर्मर। सही जवाब था आपका भी, 11 का हाइड्रा। ठीक है, उसके बाद हिस्टोलिटिका से आपका क्या होता है, पेचिस होता है। ये आपने जवाब दिया था, सही था। ट्रिपोनोसोमा से स्लिप होता है, भूमिका जी ने बताया था, ये सही जवाब था उनका। एंट एमिना हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है, अविनाश जी ने बताया था, सही जवाब था उनका। ट्रिपनोसोमा का भी उन्होंने जवाब दिया था, प्रोटोजोआ से निद्रा रोग होता है। ठीक, तो इस प्रकार से लगातार आप लोग जवाब दीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस थे तो सही जवाब थे, ये सभी आपके ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज जो चालू करना है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर कोर्स लॉन्च किया गया, साथ में उसके साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स के क्वायरी आए थे मैसेज में, मैं देख रहा था आपके कमेंट सेक्शन में कि सर ये पुराना वैकेंसी नया वैकेंसी क्या? ये पुरानी वैकेंसी ही है जो प्रयोगशाला परिचारक की आपने पिछले साल भरा था, अभी तक वो एग्जाम हुआ नहीं है, तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बीच में एक नोटिफिकेशन ना बोलते हुए एक बोल सकते हो कि आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर पर कि नवंबर में इसकी होने की संभावनाएं हैं। तो आप अभी से तैयारी आपकी फिर से कंटिन्यू करेंगे तो कभी भी आपका एग्जाम हो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए ये सीरीज हम लोग हमारी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये लगातार आपकी सीरीज चलेगी। और एक प्रश्न और एक स्टूडेंट का था कि क्या सर एनटीपीसी के लिए जो आप एमसीक्यू सीरीज चला रहे वो पढ़ना है या नहीं? बिल्कुल पढ़ना है, साइंस का ही एमसीक्यू है वो। तो जब साइंस पूछा जा रहा है तो किसी भी एग्जाम के लिए साइंस का हो आपको पढ़ना है। कई लोग का टेक्नीशियन का वो बोलते हैं कि सर टेक्नीशियन के लिए पढ़ा दीजिए, उसमें हायर लेवल्स है, लेकिन लोअर लेवल्स के आपके सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। उसमें आते हैं ऐसे ही प्रश्न है कि शायद वो जो ग्रेजुएशन कर भी रखा है उससे भी वो शायद क्वेश्चंस ना बन रहे हो, तो उस लेवल तक तो हम नहीं कराते हैं। इसलिए हमारे पास जो अवेलेबल है, जो बेस सोर्सेस हैं, जिसकी तैयारी हम कराते हैं, उसके माध्यम से जब साइंस के एमसीक्यू या किसी अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यू आ रही है और वो आपके टारगेटेड एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, तो उस एमसीक्यू का आप फायदा जरूर उठाइए। तो एनटीपीसी के लिए जो डाल रहा है वो भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो। ठीक है, साथ में ऐसे एनटीपीसी के स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप प्रयोगशाला परिचारक की जो सीरीज है आपके साइंस के एमसीक्यू की, वो भी देख सकते हैं। साथ में एनटीपीसी के लिए आपके अलग से चल रही हैं, और दोनों जगह मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। ठीक, तो ये सभी बातें थी। अब पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें बोला है मानव शरीर में उपस्थित रक्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है, कौन सा सही है देखते हैं। पहला क्या बोला है, रक्त में सफेद रक्त कण मतलब व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो शरीर में संक्रमण से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। बिल्कुल बचाता है, हमारा जो WBC है वो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, तो सही बात था ये। दूसरा कौन सा कथन सही है बोला, तो पहला तो सही मिल गया। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से
फेफड़ों तक ले जाता है, सही बात है। हमारे शेल के अंतर्गत जो भी CO2 डेवलप्ड होता है उसको वो वापस फेफड़ों में निकालता है और फेफड़े से हम बाहर ले जाते हैं, तो ये सही बात था। तीसरा, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। हाँ, ऑक्सीजन को फेफड़ों से, हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है तो फेफड़ों से उसको हर कोशिका तक ले जाता है। तो फेफड़े से ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से फेफड़े तक लाएगा। तो उल्टी चीजें चलती है। CO2 जो है हमारे सेल्स से हमारे लंग्स तक जाती हैं ब्लड के माध्यम से, और लंग्स से O2 जो होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हमारी सेल्स तक आती हैं। ठीक है, अगला है, तो तीनों सही थे ऊपर के। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, इसी के कारण तो लाल होता है हमारा रक्त, ब्लड। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है, विटामिन के बनाता है। उसमें भी क्या होता है, थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगर ये कम हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमता, क्लॉटिंग नहीं होता। तो 5 भी सही है। आगे क्या है, मानव रक्त में कोंड्रोसाइट पाया जाता क्या, नहीं पाया जाता, कोंड्रोसाइट नहीं पाया जाता। इसमें आपके लिम्फोसाइट मिल जाएंगे आपको, मोनोसाइट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बोसोफिल्स मिल जाएंगे। बोसोफिल्स भी आपके कणिकाएं होती हैं जो रक्त में मिलती हैं आपके। बोसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स भी मिल जाएगा, न्यूट्रोफाइल्स या फिल्स बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ये भी सारे मिल जाते हैं। खुद इस जो आरबीसी के अंतर्गत, मतलब ब्लड के अंतर्गत जो आरबीसी होता है उसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वो भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, वो भी मिल जाएगा, लेकिन कोंड्रोसाइट्स नहीं मिलता, तो ये गलत था। बाकी सारी चीजें मिलती हैं। तो ऊपर के 5 आपके स्टेटमेंट सही थे, 6वां गलत था। तो इनमें से सभी तो नहीं आ सकता था, तो 1 2 3 4 5 वाला ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये कूट वाले प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोगों का डिमांड था भाई कि कूट वाले प्रश्न कराइए सर। कूट वाले प्रश्न क्या है, जो सिंबल 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे वो अब कूट वाले के माध्यम से बन रहा है। बस यही फर्क होता है दोनों में, और कुछ नहीं होता। बट ठीक है, आपकी डिमांड थी तो डिमांड को भी फुलफिल किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, रक्तचाप बल है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स। ब्लड प्रेशर कैसा फोर्स होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या है भैया, ब्लड के फ्लो कराने का प्रेशर। आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है और आपकी सभी नसों में, सभी वेन्स में, आर्टरीज में, वेन्स में तो नहीं, आर्टरीज में चले जाती है, धमनियों में। तो वो धमनियों की को फोर्स लगाती हुई आगे की ओर बढ़ती है ना, तो धमनियों पे लगने वाला बल होता है ये। पूछा गया ब्लड प्रेशर इज द फोर्स जो धमनियों पर लगता है। तो देखो क्या लिया है, पहला ऑप्शन वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंतर्गत, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, नसों के अंदर, या रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। तो नस तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी नस में आपके ब्लड जो होते हैं शुद्ध वाला नहीं बहता, जो शुद्ध वाला बहता है ना उसकी बात करना हमको। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनके जो इनर सरफेस पर होता है उस पर जो फोर्स लगता है, उनकी वॉल्स पर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो रक्त नासिका की दीवारों पर जो बल लगता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डी। ठीक, अच्छा 2 पॉइंट और दिए यहाँ पर, सिस्टोल और डायस्टोल। ये क्या होते हैं मैं समझा देता हूँ। जब हमारा जो ये हार्ट होता है ना, ये हार्ट ये जब पंप करता है चीजों को, ये पंप करता है, जब मतलब इसमें ब्लड आया, ब्लड को ये पंप करेगा, तो ऊपर पहले ब्लड भरता है। जब ये ब्लड भर जाता है इसमें, और जब ये धमनियों पर, आर्टरीज में जब पंप करता है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। ब्लड हार्ट के द्वारा जब ब्लड को, खून को पंप किया जाता है, तो उस दौरान जो धमनी के अंतर्गत प्रेशर लगता है वो क्या कहलाता है, सिस्टोल। और ये प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल यही होता है, इसमें पंप आगे की ओर होता है, तो धमनी के अंदर जो प्रेशर होता है सिस्टोल कहलाता है। ठीक है, ये सिस्टोल जो होता है 120, आपका जो हाई बीपी वाला होता है ना 120 तक जाता है, वो होता है 120 to 140 बस होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर की परेशानी हो जाती है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोल क्या होता है, अब यही पंप कर लिया ना, तो अब ये भरा वाला जो सेक्शन था, अब ये पहले पचकेगा, सिकुड़ेगा तब तो पंप कर पाएगा क्या। जैसे आपने एक बॉटल के अंतर्गत पानी रखा है, आप जब ऐसे दबाओगे तो पानी आगे भगेगा, तो जैसे ये दबा तब ब्लड आगे की ओर गया, तो ये सिस्टोल कहलाया। अब जैसे ये खाली हो गया तो वापस अब बॉटल को छोड़ोगे तो वापस उसमें एयर आएगा कि नहीं आएगा, सेम प्रोसेस। जब ये वापस ब्लड को छोड़ने के बाद, पंप करने के बाद वापस जब खाली होकर फूलता है, तो उस दौरान जो धमनी पर प्रेशर लगेगा वो क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। समझ में आया। तो ब्लड को पंप करने के दौरान धमनी पर लगने वाला फोर्स सिस्टोल, और ब्लड पंप करने के बाद धमनी पर लगने वाला, अब धमनी पर जब वो फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, कम फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जब पानी भेज रहे हो तो फोर्स ज्यादा है,
जब आप पानी छोड़ना बंद कर दे तो प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा, इसलिए कितना हो चले जाता है 80 तक जाता है, 80 to 90 ये रहता है आपका। तो यही ब्लड प्रेशर कहलाता है आपका 120/80। स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर यही होता है। ठीक, तो समझ में आया डायस्टोल और सिस्टोल क्या है यहाँ पर। तो ये चीज होता है जब धमनी के अंतर्गत ब्लड डाला जा रहा है तब ये वाला होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब वो धमनी के अंतर्गत ब्लड चले जाता है और वो जब फूलने चालू करता है, पहले सिकुड़ेगा फिर शिथिल होगा, तो उस दौरान क्या होता है आपका डायस्टोल होता है। तो मैंने ये समझा दिया आपको, एक्सप्लेन नहीं कर दिया क्या चीजें कैसी होती है। तो ब्लड प्रेशर आपके धमनियों पर लगने वाला फोर्स होता है, ना कि आपके सिस्टोल और डायस्टोल के द्वारा। ठीक, ये फोर्स जो था ना, ये फोर्स के बारे में पूछा था। रक्तचाप बल क्या है, वो आगे बढ़ने के लिए जो फोर्स लगाता है धमनी के अंतर्गत, बिना फोर्स के थोड़ी ना बढ़ जाएगा, तो वो जो धमनियों की दीवार पर लगाता है वो होता है आपका। क्लियर हुआ। चलो तीसरा प्रश्न क्या बोलते हैं, मानव रक्त का सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है। व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो अभी मैंने बताया सामान्यता कितना होता है 120। सिस्टोलिक बोला ना, प्रंकुचन बोला, प्रंकुचन मतलब वो दबेगा और संकुचन मतलब वापस फूल जाएगा। तो ये प्रंकुचन वाला होता है। सिस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक प्रेशर वो आपका 120 mmHg होता है, मरकरी के द्वारा हम लोग मापते हैं, तो ये होता है 120। और कम पूछता प्रंकुचन बोला है, संकुचन पूछता अगर हिंदी में या इंग्लिश में डायस्टोलिक पूछता। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये लिखा था, सिस्टोल तो सिस्टोल का सिस्टोलिक, डायस्टोल का डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक पूछता तो 80 होता। तो इसका क्या पूछा था, सिस्टोलिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, ये याद रखना 120/80 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये mmHg में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। अरे भैया कौन सा अंग नहीं है, देख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं ना। सिंपल सी मैं बात करूं तो हम सांस लेते हैं, सांस फेफड़ों में जाता है, तो फेफड़ा तो है मेरा, फेफड़े से जो ब्लड जो ऑक्सीजन है, शुद्ध ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के साथ मिलकर हार्ट में जाता है, तो हार्ट भी आएगा, हार्ट फिर पंप करता है धमनी, धमनी आएगा, फिर उसी को लेकर सीरा आता है, तो सीरा भी आएगा। तो क्या नहीं आएगा, बड़ी आती है, तो आ ही नहीं सकता, पहला ही आंसर गलत था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछा तो, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता, ये किस में होता है, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ना कि रेस्पिरेटिव या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में तीनों आती है, इसके साथ फेफड़ा भी आपका आता है, लंग्स। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, विच ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए है वेन केवा, वृक्कीय, महाधमनी, फुफ्फुसीय। क्या होता है, वेन केवा, वृक्कीय, महाधमनी, फुफ्फुसीय। वेन केवा, वृक्कीय, महाधमनी, फुफ्फुसीय। सीधे से आंसर है धमनी, सबसे बड़ी धमनी बोला तो महाधमनी, हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आर्टरी को हम लोग बोलते हैं एओर्टा, 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 क्या एओर्टा। तो एओर्टा जो होता है वो सबसे बड़ा धमनी होता है पूरे शरीर में हमारे, एओर्टा। और ये क्या करता है, इस हार्ट के द्वारा जो पंप किया जाता है ना, सबसे पहले इसमें पंप किया जाता है, और यहां से पंप करने के बाद ये अलग अलग फिर आर्टरीज में फैल जाती है शरीर के। तो ये होता है सबसे बड़ा धमनी। ठीक है, ये वृक्की क्या है, रिनल। ये रिनल जो होता है भैया आपकी किडनी का ही सेकंड नाम है। वेन केवा क्या है, वेन केवा ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है। ठीक है, कहां जाएगा, तो हार्ट में, हृदय में। जो आपके पूरे शरीर से आप देखोगे तो जो अशुद्ध रक्त आएगा ना वो हार्ट में पहले जाएगा, देन हार्ट से वो कहां जाएगा, आपके फेफड़े में, फेफड़े से फिर शुद्ध रक्त लेकर आएगा। तो ये होता है। देन फुफ्फुसी आपकी पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या कहलाते हैं भैया, पल्मोनरी दो प्रकार के होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज के साथ, ठीक है, और दूसरा होता है आपके वेंस के साथ, पल्मोनरी वेंस। तो वेंस के साथ क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट काम करता है। सामान्यतः आर्टरी जो होता है आपके शुद्ध रक्त को लेकर जाता है शरीर के अंतर्गत, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होगा वो अशुद्ध रक्त को लेकर आएगा, क्या करेगा, जाएगा नहीं, वो लेकर आएगा। और कहां लेकर जाएगा, वो आएगा वो फेफड़े में। तो जब आपके शरीर में पूरा जब ब्लड वापस से हार्ट के पास आता है ना, तो हार्ट से वापस वो O2 लेने के लिए, CO2 को तो बाहर डिस्चार्ज करना है, तो वो O2 लेने के लिए बाहर फेफड़े के पास आएगा और CO2 को रिलीज करेगा, वो O2 लेकर जाएगा। तो हार्ट से फेफड़े तक जो अशुद्ध रक्त को, जो खराब ब्लड होगा आपका, जो CO2 से भरपूर होगा, वो वाले रक्त को क्या करता है, हार्ट से, ये आपका हार्ट का शेप मैंने बनाया, हार्ट से कहाँ जाएंगे, आपके लंग्स में जाएंगे, ये लंग्स में जाता है। ठीक, तो हार्ट से आपके लंग्स में ले जाएगा कौन, आपका पल्मोनरी आर्टरीज। देन इसी हार्ट लंग्स से वापस हार्ट में जो O2 युक्त आपका क्या होगा, O2 युक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त जो आपका ब्लड होगा, उसको कौन लाएगा, आपका पल्मोनरी वेन्स। तो डायग्राम बना के आप याद रख सकते हो,
ऊपर में CO2 लिख देना, नीचे में। तो धमनी जो होता है वो क्या होता है, पल्मोनरी जो धमनी होती है, फुफ्फुसी धमनी जो बोलते हैं, वो क्या करता है, ऑक्सीजन रहित ब्लड को हार्ट से फेफड़े में ले जाता है, और जस्ट उसका अपोजिट जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं या फुफ्फुसी सीरा होती है, वो फेफड़े से हार्ट में शुद्ध रक्त को लेकर आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न चलते, छठवां, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? सिंपल सा ऑप्शन देख रहे थे आप लोग, आर्टरी, केशिका, महाशिरा, सीरा। क्या बोलेंगे इसको? केशिका बोलेंगे। क्या? केशिका। कैपिलरी, क्या बोलते हैं? कैपिलरी। कैपिलरी आपके आर्टरीज में मौजूद होता है और वेन्स में भी मौजूद होता है। क्यों? आपके शरीर में सभी तरह आर्टरीज एंड वेन्स फैला हुआ है। जिस सेल में आपका O2 जाता है उस सेल में आपका CO2 भी वापस आता है। तो उसको जो O2 और CO2 देने का जो काम करता है ना, ये इसी कैपिलरी के माध्यम से होता है, केशिका का। आपका जैसे ये बॉडी है, मान के चलो, इस बॉडी में अगर यहाँ पर ये हाथ की कोशिकाओं में आपकी नसों के द्वारा क्या आया, O2 आया, हीमोग्लोबिन ने O2 छोड़ा, और प्लाज्मा क्या करेगा, इस CO2 को लेकर जाएगा। तो इस O2 और CO2 का हर टिश्यू के अंतर्गत, हर मसल के अंतर्गत आदान प्रदान कौन करेगा? तो ये कैपिलरी करता है, केशिका करता है। तो सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है कैपिलरी, और आपके शरीर के हर भाग में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव रक्त क्या है? उदासीन होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, थोड़ा अम्लीय क्षार में परिवर्तनशील होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। क्या होगा? थोड़ा क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका मान होता है 7.4, या बोले तो 7 से 8 के बीच में होता है। 7.4 होता है इसका एग्जैक्ट राइट आंसर। 7.4 क्या, 7 से ज्यादा मतलब थोड़ा सा क्षारीय होगा। स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है हमारा ब्लड। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े होंगे कोर्स के माध्यम से, ठीक, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हुए मिलेंगे, क्योंकि MCQ जब हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसे ऑड इवन केस में जो क्वेश्चंस आए रहते हैं, उन क्वेश्चंस का ना पॉइंट बनाकर आप लोग नोट करते जाना, अगर यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा चीजों को बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अभी ब्लड मैंने पढ़ाया नहीं है क्लास में, बट ये अभी आप तैयारी पहले से करके रखो। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? अरे नाइट्रोजन युक्त कचरा क्या, नाइट्रोजन शरीर के अंतर्गत बनता है ना भैया, केवल आप ऑक्सीजन साथ में नहीं ले रहे हो, हर प्रकार के आप गैस को साथ में लेते हो। जो O2 काम कर रहता है, बाकी सब बेकार रहता है। तो जो घटक है, कौन सा घटक, विच कंपाउंड ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजन वेस्ट? तो जो फूड को लेकर जाएगा पाचन के बाद, जो CO2 को सांस के दौरान जब लेकर जाएगा, और नाइट्रोजन वेस्ट को तो क्या ले जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स? नहीं, इसका तो कोई काम नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स? नहीं, ये भी कोई काम नहीं करता। आरबीसी नहीं करता, ये केवल O2 को लेकर जाता है। आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन होगा HB, ये केवल O2 को लेकर जाएगा। लेकिन जो प्लाज्मा होता है भैया, प्लाज्मा ये आपके शरीर में डेवलप्ड CO2 को भी लाएगा वापस, कहां तक? फेफड़े तक। हर कोशिका में फूड को भी ट्रांसफर करेगा, और नाइट्रोजनस जो वेस्ट रहता है उसको भी आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो कौन था? प्लाज्मा। और पूरे ब्लड का ये 90% भाग होता है। सबसे ज्यादा भाग क्या होता है आपके ब्लड में? प्लाज्मा उपस्थित होता है। और प्लाज्मा का भी सबसे ज्यादा 60 to 70% ये प्लाज्मा होता है आपके ब्लड में। 90% इस ब्लड के अंतर्गत जो 90% भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा के अंतर्गत जो 90% भाग होता है वो वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। पूछा जाता है प्रश्न, प्लाज्मा का सर्वाधिक भाग क्या है? जल है, पानी है, याद रखना। तो प्लाज्मा क्या करेगा? भोजन को पहुंचाएगा, CO2 को बाहर निकालेगा, और नाइट्रोजस वेस्ट को भी बाहर निकालता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? व्हाई इज द पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी चेक्ड? क्यों करते हैं? दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए, मस्तिष्क की मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग को जांचने के लिए, ब्लड की क्वांटिटी या कंडीशन को जांचने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है आपका, फेफड़े की स्थिति को जांचने के लिए? क्यों करते हैं हम लोग मानव शरीर में पल्स की जांच? तो पल्स क्या है? आपके हृदय की धड़कन को बताता है ना, कि कितने स्पीड से चल रहा है, धीमा चल रहा है कि तेज चल रहा है, ये सब कौन बताएगा? आपका पल्स रेट बताता है। इसलिए तो हम लोग ऐसे उंगली में आजकल लगाकर चेक करते हैं। जो पुराने डॉक्टर्स होते थे, यहाँ पर का एक नस होता है, ये आप छू कर देखोगे तो पल्स पता चलता है, तेज चल रहा है, धीमा चल रहा है। तो नसों को दबाकर पता लगाया जाता है। तो मानव शरीर की पल्स की जांच इसलिए करते हैं कि दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए, कैसा चल रहा है आपका हार्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए करते हैं। मस्तिष्क के लिए नहीं करते, इसके लिए EEG एक आता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, उसके माध्यम से करते हैं। रक्त की मात्रा जांचने के लिए ये अलग चीज है। आपके अंतर्गत आप ब्लड टेस्ट कराओगे कि आपके अंतर्गत कितना मात्रा में ब्लड है। फेफड़े की स्थिति जांचने के लिए इसका यूज नहीं करते, केवल दिल के लिए करते हैं। अगला पल्स रेट, ठीक है। और पल्स रेट सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 72 होता है, ठीक है। वो एक
पीरियड होता है कि वो 70 से लेकर 80 तक या 70 से लेकर 90 तक चेंज हो सकता है। कोई कोई ऑप्शन में आपको दिखेगा 60 से 100 तक, तो हाँ 60 से 100 तक भी चेंज होता है। ठीक है, पल्स रेट चेंज होते रहता है, अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग होता है। पहाड़ के स्थानों पर जाओगे तो पल्स रेट चेंज हो जाएगा, कुछ उल्टा सुल्टा खा लो तो पल्स रेट चेंज हो जाएगा, बहुत समय तक भूखे तो पल्स रेट चेंज हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है, लेकिन बेस्ट जो होता है स्वस्थ मनुष्य का जो होता है 72 होता है, 72 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? निकेल, आयरन, कॉपर, जिंक। सिंपल सा प्रश्न था, आयरन। ये आयरन होता है वो आपके हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है और इसी के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। अगर आपके शरीर से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए तो आपके शरीर का रंग लाल की जगह क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? आयरन। सही आंसर क्या है? आयरन है। अगला प्रश्न, चलो चलते हैं आगे। ठीक, जहां पर जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देना है हम लोग उतना टाइम देते हुए चलेंगे। मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट पेयर को मिलाना है। क्या बोल रहा है? एक तरफ डिस्कवरर दिया, एक तरफ डिस्कवरी दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है कार्ल लैंड स्टीनर, देन विलियम हार्वे, लेनिक एंड वॉन वॉस। तो कार्ल जो लैंड स्टीनर थे ना, सीधे इसके मन में इधर ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। ब्लड सर्कुलेशन दिया है, सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इधर दिया है, ब्लड ग्रुप्स। हाँ, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप दिया था, तो ए का तो 2 हो गया, सीधी सी बात है। विलियम हार्वे ये दिया था आपका ब्लड सर्कुलेशन, तो बी का तो 1 हो गया, ब्लड सर्कुलेशन। अब देख लो किसमें है, ए का 2 यहाँ है, बी का ये 1 है। अगर आपको 2 ही बस पते थे तो भी आप आंसर निकाल सकते थे। आपको 2 आंसर बस पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते थे। ऐसा होता है मैच द फॉलोइंग में। ये भी कूट से संबंधित ही प्रश्न होते हैं। लोगों को लगता है कि टाइम टेकिंग नहीं भैया, ये आपको नंबर दिलाता है। आपको 4 चीजों में अगर एक भी पता और एक मैच कर गया ना, बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये नंबर दिलाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, रेने लेनिक, रेन लेनिक बोलते हैं इसका। लेनिक जो होता था उसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी, जिसके माध्यम से हम लोग धड़कन सुनते हैं ना, लब डब की आवाज जो सुनते हैं हार्ट की, वो किसने खोजा था? लेनिक ने खोजा था। स्टेथोस्कोप बोलते हैं उस डिवाइस को जो डॉक्टर ऐसे कान में लगाकर बैठे रहता है और पीछे पलटो, लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, ये स्टेथोस्कोप से जांचता है। फिर आपके अगर ब्लड प्रेशर को मापेगा तो किसमें मापेगा? स्फिग्नोमेनोमीटर को, उसको खोजा था रिटर वॉन वॉस ने, कार्ल रिटर वॉन वॉस। ठीक, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल वॉन वॉस याद रखोगे तो भी हो जाएगा। तो स्फिग्मोमेनोमीटर ये याद रखना, ये क्या है? ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन है, रक्तचाप को मापने का मशीन है। जो लब डब की आवाज सुनते हैं, धड़कन की आवाज सुनते हैं, किसके माध्यम से खोजते हैं? तो स्टेथोस्कोप, साउंड ऑफ हार्ट, स्टेथोस्कोप से सुना जाता है, याद रखना। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट था। मानव शरीर की पीएच स्तर कितनी होती है? मानव शरीर का पीएच स्तर, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का जो पीएच लेवल होता है 7 to 7.8 होता है। 7 to 7.8 हो सकते हैं प्रश्न में वो रक्त का पूछ रहा हो तो रक्त का आपको 7.4 होता है, तो ये ध्यान में रखना। 7 to 7.8 तक हमारे शरीर का पीएच स्तर होता है। अगला, मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, इनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हमारे ब्लड को ना 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। जो कार्ल लैंड स्टीनर थे उसने 4 ग्रुप बताए थे, एक ए बताया था, एक बी बताया था, एक ए बी बताया था और एक ओ बताया था। बाद में चलकर उसको 8 ग्रुप में भी बोला जाता है, क्योंकि ए प्लस और ए माइनस भी होगा तो 2 हो गए, बी प्लस बी माइनस ये भी 2 हो गए, ए बी प्लस ए बी माइनस ये भी 2 हो गए, और ओ प्लस ओ माइनस ये भी हो गए, तो टोटल 8 होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाए तो 4 आपको आंसर लेना होता है। तो इसके बारे में पूछा कि कौन सा कथन गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमको बताना है ब्लड से रिलेटेड, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। तो पहला, कार्ल लैंड स्टीनर को आधुनिक रक्त समूह का पितामह कहा जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ब्लड ग्रुप, बिल्कुल सही, उसी ने तो बताया था, अभी हम लोगों ने देखा। केवल रक्त ए और बी सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। नहीं भैया, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है, ए और बी नहीं है, ए बी जो होता है ना साथ में, ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ये क्या है? गलत हो गया, आपका दूसरा गलत हो गया। हमको गलत ही खोजने बोला है, दूसरा आपका गलत हो गया, ध्यान में रखना। तीसरा, रक्त समूह ए बी और ए बी सर्वग्राही क्या? नहीं, केवल ए बी सर्वग्राही होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 4 क्या था? ए बी और ओ सर्वदाता नहीं, केवल ओ सर्वदाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर। तो कैसे? ए बी को ना अबे से याद रखना, ए बी को अबे से, अबे आजा ले ले, तो आजा ले ले मतलब लेगा, वो सर्वग्राही होगा। तो सब चीजों को लेने वाला क्या होता है? सर्वग्राही। तो ए बे, अबे से याद रखना, अबे ले ले, लेने से सर्वग्राही याद रहेगा। और ओ दाता करके याद रखना, ओ दाता, ओ से आपको याद रहेगा कि सर्वदाता ओ होता है। तो केवल रक्त समूह ओ सर्वदाता, ये सही है। तो ये आपका गलत था, चौथा, तीसरा और दूसरा।
तो कौन कौन गलत हो गया? चौथा, तीसरा और दूसरा, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा कौन से ऑप्शन में? यहाँ पहला आ गया तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि सर्वग्राही जो होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है ए बी होता है, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है। डोनर, डोनर में ओ आ रहा है तो ओ आपको याद रखना है, डो ओ ओ। क्लियर? अगला प्रश्न, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम? पहला ऑप्शन क्या दिया, कौन सा नहीं है हमको ढूंढना है भैया। नहीं बोल दिया है तो नहीं को तो पहले अंडरलाइन कर लो। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, राइट है। 7 to 8% ही होता है हमारे शरीर का जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है। वो जो रेड ब्लड सेल है, लाल रुधिर कणिका है, उनकी एज जो होती है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 115 से 120 दिन होता है। बिल्कुल सही है, 115 से 120 दिन। कहीं कहीं पर आपको 110 से 120 दिन मिलेगा, एक ही चीज है, 120 दिन से ज्यादा नहीं रहता। अगला है तो सही है, तो गलत पूछने बोले तो ये दोनों तो सही हो गए। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। 5 से 7 लीटर तक वेरी करता है ये मात्रा। क्यों भैया? देखो ना, 7 से 8% बोल रहा है। अगर मान के चलो मैं 100 किलो कहूंगा तो ये तो बदल जाएगा ना, 7 से 8% में 7 लीटर पहुंच जाएगा, ये 7-8 लीटर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मेरा वजन वहीं पर 50 किलो हो जाए तो ये कम हो जाएगा, 7 से 8% और कम हो जाएगा। तो ये स्पेशली जो होता है आपका, क्योंकि लीटर और किलोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग अलग मात्राएं आती है उसमें, तो 6.8 जो होती है एकदम एक्चुअल जो होती है वयस्क मनुष्य के अंतर्गत होना चाहिए। एक स्टैटिक चीज है, लेकिन ये 5 से लेकर 7 तक वेरी करता है, ध्यान रखना। तो ये हो सकता है 6.8। अगला ऑप्शन दिया है तो ये भी सही में मान के चल रहा हूं। अगला ऑप्शन है केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजित तक, नहीं, गलत है ये, और यही पूछा था। मतलब ओनली ब्लड इज अ वाइट फ्लोइंग कनेक्टिव टिश्यू, नहीं, आपकी हड्डी भी तो है भैया, हड्डी भी तो वाइट कनेक्टिव टिश्यू है ना। केवल ब्लड में WBC नहीं है, WBC आपके हड्डियों में भी है, तो ये गलत है। केवल रक्त नहीं है, इसमें हड्डी भी आना चाहिए था। तो आपका गलत पूछा था तो यही गलत है। अगला, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, कितना होता है? 120/80। ये बताने की जरूरत है क्या बार बार? ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान में रखना। इसमें और कुछ था, नया पॉइंट नहीं था। अच्छा, यहीं पर WBC के बारे में भी याद रख लो, कितने दिन का होता है उसका 13 से 20 दिन होता है। 13 से 20 दिन तक WBC आपका जीवित रहता है, और 7 से 10 दिन तक आपका प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स हमारे अंदर बनता है ना, प्लेटलेट्स, इसका क्या होता है? 7 से 10 दिन। ये किसका है? तो ये WBC का है। WBC का ये जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, 13 से 20 दिन तक ही होता है, और ये लगभग 4500 से 5000 तक हमारे शरीर के अंतर्गत डेवलप होता है। इतना डेवलप्ड होकर रहता है WBC, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 में बता चुका हूं। अगला प्रश्न, ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। क्या पूछ रहा है? डैश टिश्यू चेंज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कौन बदलेगा? और डायमीटर बदलने का मतलब है कभी वो छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा। कौन बदलेगा भैया? कौन सा टिश्यू? हार्ट बदलेगा क्या? तो हार्ट में बस थोड़ी ना है आपका ब्लड वेसल्स, पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो हार्ट तो नहीं, एक ही जगह बस तो थोड़ी ना होगा। मसल पूरे शरीर में फैला है, ये हो सकता है मेरा। हड्डी, बोन में हमारे ब्लड नहीं फ्लो नहीं होते, ये अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में हमारा ब्लड बन जाएगा और सारी नसों में फैलता है, ये हड्डियों में नहीं जाता, तो ये नहीं हो सकता था। एपिथेलियम, उपकला, ये जो उपकला ऊतक है ना, टिश्यू ऊतक, इसके बारे में मैंने आपको बताया 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, एक उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, एक पेशी ऊतक जिसको हम लोग मसल टिश्यू बोलते हैं, और एक तंत्रिका ऊतक जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं, नर्वस सिस्टम पर काम करता है, संचार करने का। उपकला वाला जो होता है बाहरी आवरण का काम करता था, मैंने बताया था, जैसे कि त्वचा, ये सब उपकला ऊतक में आते हैं, एपिथेलियम में आते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें थोड़ी ना ब्लड थोड़ी ना बाहर बह रहा है, अंदर ही बहेगा। तो आपका मसल राइट आंसर होगा। क्यों, ये भी मैं बताता हूं। मसल कैसे राइट आंसर हो, बाकी कैसे नहीं होगा बता चुका, मसल कैसे होगा ध्यान में रखो। अगर मेरा ये हाथ है, अब मैं इसको मोड़ रहा हूं, तो मेरे हाथ के मसल्स मुड़ रहे हैं क्या? मुड़ रहे होंगे, तो इसके अंदर जो नसें होंगी, वेसल्स होंगे, वो क्या होंगे? थोड़े से दबेंगे, और जैसे मैं खोलूंगा वापस से खुल जाएंगे। तो क्या कर रही है? इसके व्यास को बदल रहे हैं ना, इसके डायमीटर को बदल रहे हैं, तो मसल बदलते हैं। तो मसल टिश्यू क्या होता है? ब्लड वेसल्स के डायमीटर को चेंज करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड? इम्प्योर ब्लड कौन? तो आर्टरीज जो होते हैं प्योर ब्लड ले जाते हैं,
वेन्स जो होते हैं इम्प्योर ब्लड ले जाते हैं, लेकिन आपके पल्मोनरी जो आर्टरी होते हैं वो इम्प्योर ब्लड ले जाते हैं, और पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो प्योर ब्लड को लाते हैं। तो पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी सीरा, तो ये तो शुद्ध रक्त ले जाता है, और कहाँ से? फेफड़े से हार्ट में। ऑल्वेओली, तो ये तो फेफड़े के अंदर पाया जाने वाला कप टाइप का चैम्बर होता है, जिसमें आप सांस लेते हो ना तो हवा इसी में भरता है, और यहीं से ट्रांसमिट होता है कहाँ? रक्त में, ब्लड में, आपके O2। ये ओल्वेली तो उसका पार्ट हो गया, इसमें तो ब्लड आएगा नहीं। पल्मोनरी आर्टरी, यही सही आंसर हो जाएगा आपका। महाधमनी, एओर्टा, एओर्टा में तो मैंने बताया सबसे पहले इसी में पंप करता है कौन? हार्ट। किसको? ब्लड को। तो पल्मोनरी आर्टरीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, फिर से बता देता हूं, ये हार्ट से अशुद्ध रक्त को कहां ले जाता है? फेफड़े में ले जाता है, और फेफड़े से फिर शुद्ध रक्त आपके हार्ट में आता है, किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? बहुत सरल सा क्वेश्चन था भाई, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है? तो हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो यकृत वाले में तो होगा ही होगा, मांसपेशी हर मसल में होगा, WBC में भी होता है, इसमें नहीं होता। तो किसमें पूछा था, किसमें नहीं पाया जाता? आपका आंसर क्या हो जाएगा? RBC। RBC में एक चीज याद रखना, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, केंद्रक भी नहीं पाया जाता। आरबीसी में आपका केंद्रक भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, लेकिन ये सेल है एक प्रकार का, ठीक, याद रखना। पूछा जाता है कौन से सेल में केंद्रक उपस्थित नहीं है, तो किसमें नहीं है? आरबीसी में। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? आरबीसी में। बाकी सब में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त से बताता है? मतलब आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे सही तरीके से पंपिंग कर रहा है कि नहीं, सही तरीके से उसके पल्स रेट आ रहे हैं कि नहीं, कहीं पर ब्लड जब वो डालता है या पंप करता है तो रुक तो नहीं जा रहा है, ये सबको बताता है कौन? तो ये इकोकार्डियोग्राम बताएगा, इकोकार्डियोग्राम बताएगा, सॉरी ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था, ये इकोकार्डियोग्राम है, ये स्टेथोस्कोप है, लिपिड प्रोफाइल है। तो लिपिड प्रोफाइल का कोई काम नहीं होता ब्लड में। स्टेथोस्कोप केवल धड़कन सुनने के काम आता है, ये उसकी स्थिति को अच्छे से नहीं बताएगा। एक्चुअल स्थिति जो बताता है वो आपका ऑप्शन बी है, इकोकार्डियोग्राम। ये जो इकोकार्डियोग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी शॉर्ट फॉर्म में, इकोकार्डियोग्राम। ये जो ईसीजी है ना, ये बताता है अंदर में अल्फा बीटा डेल्टा इस प्रकार के ना अलग अलग आपके सिग्नल्स होते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक वेव के फॉर्म में रहते हैं। इलेक्ट्रिक वेव के फॉर्म में आपके सिग्नल्स रहते हैं, जिसको मेजर किया जाता है इसके माध्यम से, और बताया जाता है कि आपके किस चैम्बर पर, 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर में से ये किस साइड पर आपका हार्ट फेल कर रहा है या फिर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम याद रखना। ये ईईजी होता है, ईईजी, इलेक्ट्रो एनसीफेलो, सॉरी यहां पर क्या दिया था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये नहीं होता, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं होता, ये इलेक्ट्रो एनसीफिलोग्राम होता है। एक जो और आता है वो मस्तिष्क का करता है, तो ये तो गलत ही नाम लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको याद रखना सही नाम को, तो वो होता है आपका इकोकार्डियोग्राम। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रो नहीं होता, इको होता है, ध्यान में रखना। अगला है ब्लड, अच्छा जो ईईजी बता रहा था उसके बारे में नोट ही कर लो। ईईजी जो होता है वो आपके मस्तिष्क की जांच करता है, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखना। अच्छा प्रश्न क्या है? रक्त एक क्या है, कौन सा टिश्यू होता है? मसल टिश्यू, वेसल टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू या फिर तंत्रिका? तो नर्वस सिस्टम वाला टिश्यू तो हो नहीं सकता, ये मसल तो होता नहीं है क्योंकि नसों में बहता है। वाहिका, वेसल्स, केवल वेसल्स नहीं है, कैसा है? संयोजी, कनेक्शन टिश्यूज होती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनेक्टिव टिश्यूज होती है। ब्लड क्या करती है? आपके हर हिस्से पर बह रही है ना, तो हर हिस्से को कनेक्ट करके रखी हुई है, तो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में और क्या आता है? तो हड्डी आता है, याद रखना, हड्डी भी आपके कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो रक्त हो गया और हड्डी हो गया, दोनों कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, संयोजी ऊतक में आते हैं, ठीक, मांसपेशी ऊतक में नहीं आते। मांसपेशी ऊतक में आपकी पूरी मांसपेशियां आती है। नर्वस सिस्टम में आपके न्यूरॉन्स आते हैं। अगला है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है? द लार्जेस्ट कार्पोसल इन ह्यूमन ब्लड आर, ठीक, कौन से होते हैं भैया? कौन से कार्पोसल्स होते हैं? ऑप्शन में दिया लसीका कोशिकाएं, लिम्फ सेल्स, एल्कलाइन डाइड सेल्स मतलब क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, रेड सेल्स, या व्हाइट स्क्वेमस सेल्स, कौन से होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। तो देखो अगर आपको एलिमिनेट भी करना होता, मुझे आंसर पता है, मैं सीधा मार सकता हूं, बट एलिमिनेट भी करना आपको नहीं समझ में आ रहा है, WBC बड़ा होगा कि RBC बड़ा होगा, इन्हीं दो का आपका दिमाग में कंफ्यूजन होगा,
तो सबसे पहले तो होगा ही नहीं, सीधा मालूम था आपका, क्षार से रंगी वाली थोड़ी ना होती है, वो तो सब नेचुरल होती है। लिम्फ कोशिकाएं भी आपको नहीं पता थी। आपको पता थी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इन दोनों में कौन सबसे बड़ी होती है, तो वो होती है आपकी डब्ल्यूबीसी। कौन होती है? डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं। आरबीसी छोटी कणिकाएं होती हैं। इनका लगभग आप नंबरिंग याद रख सकते हो, 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। 10 से 12 माइक्रोमीटर साइज होता है किसका? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का साइज कितना होगा? 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। 10 से 12 या 15 तक याद रख लेना, 15, ठीक है, 10 से 15 याद रखना, 12 को हटा दो, 15 तक बड़ा ही साइज होता है माइक्रोमीटर में, भले माइक्रोमीटर में, लेकिन 10 से 15 तक होता है ये, ठीक है, याद रखना। अच्छा, दोनों के नाम भी याद रख लो। लाल रक्त कणिकाओं को है ना एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। एरिथ्रोसाइट क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। और इसको क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट्स। क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट्स। ये खुद अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फिर 5 प्रकार के होते हैं। ट्रिक बता दे रहा हूं, मुझसे याद रखना, ब्लेम से, BLEMN, ब्लेम से याद रख लेना इसके 5 नाम। ये बोसोफिल्स कहलाता है। बोसोफिल्स लिख नहीं रहा हूं, आप सुनते चलना। बोसोफिल्स, ये लिम्फोसाइट्स, ये आपका ई जो कहलाता है वो कहलाता है ईओसायोफाइट्स कहलाता है, फिल्स कहलाता है, सॉरी, क्या? ईओसायोफिल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ईओसायोफिल्स कहलाता है। देन आपका एम जो होता है, एम जो कहलाता है आपका मोनोसाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोसाइट, जो कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, लिख लेना, बड़ा बड़ा डब्ल्यूबीसी। छोटा क्या होता है आपका? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपका सबसे छोटा होता है। लिम्फोसाइट्स छोटा डब्ल्यूबीसी होता है। एक बज गया, कौन सा? ये वाला ना, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स। तो 5 नाम मैंने बता दिए। 5 डब्ल्यूबीसी के नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला चीज मैं बता रहा हूँ, फिर से ब्लेम वर्ड से याद रखना। ब्लेम में BLEMN जोड़ लेना है आपको। बी से आपको मैंने बोला बोसोफिल्स, एल से मैंने बोला लिम्फोसाइट्स, छोटा होता है ये, ठीक है। ई से आपको याद रखना है इओसिनोफिल्स या इओसायोफिल्स या सिनोफिल्स, ऐसा नाम इसका होता है, इओसिनोफिल्स। एम जो होता है आपका सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है, जिसको हम लोग मोनोसाइट्स बोलते हैं। और एन जो होता है न्यूट्रोफिल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रोफिल्स। सबके अलग अलग काम है, कोई संरक्षण करता है, कोई कैंसर के सेल से लड़ता है, कोई और आपके कुछ कुछ काम करते हैं। मैं बता देता हूं आपको, देख के 1 मिनट। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाता है आपके शरीर के अंतर्गत। लिम्फोसाइट जो होगा एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करता है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करता है। एंटीबॉडी, शरीर में एंटीबॉडी जो बनाएगा ये लिम्फोसाइट्स ही बनाएगा। शरीर के अगर संक्रमण से लड़ना है तो वो बोसोफिल्स लड़ता है, ठीक है। बोसोफिल्स क्या करेगा? शरीर के संक्रमण से लड़ेगा। जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं? शरीर के संक्रमण, सॉरी, बोसोफिल्स जो होता है शरीर से संक्रमण से नहीं, जो एलर्जी होता है ना उससे प्रभावित होता है। जैसे कि आपको छींक आ रहा है, धूल आपके शरीर में जा रहा है, छींक आ रहा है, वो सब बोसोफिल्स लड़ता है उससे। जो आपके एंटीबॉडी का डेवलपमेंट है वो लिम्फोसाइट्स करता है। ये जो ईओ वाला होता है ना, ये आपका विशेषकर कैंसर के सेल्स को निपटा देता है, मतलब खत्म कर देता है, ठीक है। निपटाना वर्ड हो गया, चलता है बट फिर भी। कैंसर सेल को कौन खत्म करता है? आपका ईओ सिनोफिल्स करता है। मोनोसाइट्स क्या करता है? मोनोसाइट्स जो शरीर के अंतर्गत ही अगर ऐसा कोई सेल डेवलप्ड हो गया है जो कि खतरनाक हो सकता है, तो उसको खत्म करने का काम कौन करेगा? आपका मोनोसाइट्स करेगा। और बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है न्यू टाइप का, तो उसको कौन करता है? न्यू। तो न्यू टाइप के शरीर में कोई एंटर कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो कौन करेगा? न्यूट्रोफिल्स। और मोनोसाइट्स मैंने बता दिया, शरीर के अंतर्गत कोई कोशिका है उसको खत्म करने का काम करेगा। ये कैंसर की कोशिकाओं को ये एंटीबॉडी डेवलपमेंट करेगा। और बोसोफिल्स आपके एलर्जी से लड़ता है। तो ये सब इसके काम थे, आप लिख लेना। बाकी और इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो क्लासेस आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगता है क्लास तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक बहुत कम रहते हैं आप लोगों के, तो लाइक बहुत ज़्यादा मात्रा में कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि जो इस तरीके के कंटेंट चाहते हैं उनको ये पहुंच पाए। और जो स्टूडेंट्स पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं या कोर्स परचेस नहीं कर पाते हैं, उनको ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो जरूर पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 22। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। कार्डियक मसल सेल्स आर बेलनाकार शाखा युक्त बहुनाभिकीय, मतलब सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है एंड मल्टी सेलुलर होता है। देखो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ये सब रीड करने से अच्छा है मैं बता देता हूं इसके बारे में।
हार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, तो ये बेलनाकार हम लोग मान के चलते हैं इसको। तो सिलेंड्रिकल आपको सब जगह दिख रहा होगा, ये सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल। नहीं भी पता होगा तो 3 जगह सिलेंड्रिकल है, 1 जगह लॉन्ग है, तो पहले ही हटा दो, सिलेंड्रिकल ही होगा। जब 3 जगह सिलेंड्रिकल दिखा है तो सिलेंड्रिकल ही होगा, अगर नहीं पता होता ऐसे प्रश्न का आंसर तो पहले तो एक ही हट गया। अब भैया जब इसके अंदर 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, आपको पता है 4 चैम्बर में होते हैं, तो 4 चैम्बर में मतलब क्या, इसके अंदर शाखाओं में बटा होगा ना, ये शाखाओं में बटा होगा, तो शाखा युक्त तो होगी ही होगी, और सभी जगह शाखा युक्त था, ये शाखा विहीन था, यहाँ पर भी शाखा युक्त था। तो जाहिर सी बात है शाखा युक्त 3 जगह आ रहा है, तो शाखा युक्त वाला तो होता है, शाखा विहीन हटा दो, ठीक है, मतलब ब्रांचलेस नहीं होगा, क्या होगा, वो ब्रांच्ड होगा। तो 2 बचे अब आपके, एक है बहुनाभिकी, एक नाभिकी। हार्ट कितना होता है आपके पास, एक ही हार्ट होता है ना, तो एक हार्ट है ना, तो ये एक नाभिकी होता है। क्या होता है, एक नाभिकी होता है, मोनो सेलुलर होता है। क्या होता है, मोनोसेलुलर होता है। तो एक नाभिकी होता है, ये याद रखना, मोनो सेलुलर होता है। तो ये थे आपके किसके बारे में, ये था आपके हार्ट के बारे में। किसके बारे में, हार्ट के बारे में सारी चीजें थी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कैसा होता है ये, बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकी होता है। तो एक नाभिकी होगा, एक ही हार्ट होता है तो एक नाभिकी होगा। 4 चैम्बर है तो शाखा युक्त भी हो गया, और बेलनाकार इसकी आकृति होती है। तो सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड मोनोसेलुलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूब दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट एंड कैरीज ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी? तो कौन करता भैया, विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है, वेन पहुंचाता है कि नहीं? ये तो अशुद्ध रक्त को लेकर आता है, दिल से थोड़ी निकलता है, दिल से है अटैच्ड है, लेकिन बाकी शरीर के रक्त को CO2 के साथ दिल तक लाता है, ये नहीं करेगा, ठीक है। तो फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिकाएं, तो ये फेफड़े तक जाने वाली, केवल फेफड़े तक जाने वाली बोल रहा है, पूरे शरीर में थोड़ी नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आर्टरीज, ये आपके पूरे शरीर में फैली होती है और दिल से निकल कर कहाँ ले जाती है, ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाती, तो ये सही है। फेफड़ों की धमनियां नहीं, केवल फेफड़ों की थोड़ी, पूरे शरीर में निकलने वाली बात कर रहे हैं ना, शरीर में बोल रहे, तो आपका धमनी राइट आंसर को, आर्टरीज, शुद्ध रक्त इसमें बहता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? जो एंटीबॉडी डेवलप करता है, एंटीबॉडी कौन करता है, WBC। WBC में से भी कौन सा मैंने अभी बताया आपको, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है, तो WBC आपका राइट आंसर होगा। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला, नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से कैसी होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है, ठीक। नीलय क्यों मोटा होता है, आलिंद क्यों? नीलय ना शुद्ध रक्त को लाता है ब्लड के अंतर्गत, नीलय वहीं, मतलब नीलय में 2 नीलय होते हैं, दायां और बायां, लेफ्ट एंड राइट। इस नीलय में, इस वेंट्रिकल्स में या फिर नीलय में बोल सकते हो, उसमें क्या होता है, बेसिकली आपका शुद्ध रक्त आता है, और शुद्ध रक्त क्या होता है उसके बाद पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। तो हार्ट को पंप करने के लिए ना ऐसा सतह चाहिए जो हार्ट हो, मतलब मैं पंप करूं और वापस फिर उसी अवस्था में आऊं, तो ये दीवार मोटी होती है, ठीक। और ये दीवार में क्या होती है, अशुद्ध रक्त आती है, अशुद्ध रक्त आती है और फिर फेफड़े की तरफ जाती है, तो इसको पंप करने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती। तो इसलिए नीले की जो भित्ति होती है, वॉल जो होता है, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द वॉल ऑफ आर्टरीज बाई थिकनेस। प्रश्न में यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक बोलना था, ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, याद रखना। तो एट्रिनियम से मोटा होता है आपका वेंट्रिकल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट WBC? तो WBC के बारे में एक चीज मैं क्या बताया अभी, आप इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो कौन सा सही नहीं, यही बताना है। तो भैया साइज तो मैंने बता दिया था आपको, 10 से 15 या 12 से 15 समथिंग कुछ होगा, तो ये तो ज्यादा ही बड़ा दिखा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 10 से 15 आप याद रख सकते हैं, 12 से 17 याद रखो, ये वाला ही ज्यादा पूछा जाता है, 10 से 15, और वो भी कितना होता है, माइक्रोमीटर में होता है। तो ये तो 18 से 25 बोल रहे, तो गलत हो गई, यही सही नहीं है, आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। इसकी आकृति अमीबी या वृत्ताकार, मतलब एमोबॉइड या फिर सर्कुलर, मतलब ये अमीबा जो होता है ना, एक कोशिकीय जीव होता है, और वो कैसे भी साइज में अपना कन्वर्ट हो जाता है, वो अपनी साइज को लगातार बदलते रहता है। सेम आपका WBC के जो कण होते हैं ना, उनके कोई फिक्स्ड साइज नहीं होती, जैसे RBC का आप बोल सकते हो गोल होगा और चपटा होगा, ये नहीं बोल सकते, ये आकार चेंज करता है। तो आकृति वृत्ताकार बोलो या अमीबी, मतलब जो अपनी आकृति को चेंज करते, ये सही बात था। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं जो रोगाणुओं को मारता, सही बात है। नाभिक में केंद्रक पाया जाता, जरूर पाया जाता, RBC में नहीं पाया जाता, WBC में पाया जाता है। अगला है,
हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? द हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। व्हाट आर दीज मेम्ब्रेन्स कॉल्ड? पहला ऑप्शन दिया पल्मोनरी मेम्ब्रेन, देन है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, देन दिया आपको प्री केवल मेम्ब्रेन एंड सिस्टेमेटिक मेम्ब्रेन। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? तो इसका होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है ना, इसकी 2 परत पाई जाती है। ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, इसकी 2 परतें पाई जाती है। कितनी? 2 परत, 2 परत पाई जाती है, ठीक। और इसी के द्वारा आपका हृदय ढका होता है। तो इसको आप हृदय का चादर, कंबल, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो कि इसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को, तो उसके कंबल या चादर के रूप में काम करता है हृदय के, उसको ऐसे पूरा कवर करके रखता है। अब इसी में जो होता है ना, 3 परत होते हैं इसी के अंतर्गत। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बोल सकते हो, एंडोकार्डियम बोल सकते हो और मायोकार्डियम। कार्डियम, कार्डियम वर्ड पीछे जुड़ा होता है, कार्डियक से रिलेटेड है, तो हार्ट को कार्डियक बोला जाता है। तो ये इसी के अंतर्गत, इस मेम्ब्रेन के अंतर्गत 3 लेयर की ये बनी होती है। और इसी के बीच में ना, इन कार्डियम के बीच में जो एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम है, इनके बीच में यही एपिकार्डियल लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है। तो जब भी आप खांसते छींकते हो या फिर सांस लेते हो तो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है ना, तो उस दौरान इसको क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है ताकि आपका ये जो परत है वो डैमेज ना हो। तो इसके अंतर्गत पेरिकार्डियल लिक्विड भरा होता है, पेरिकार्डियल लिक्विड। तो याद रखना, जो दो परत होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कार्डियक से रिलेटेड थे तो कार्डियल मेम्ब्रेन आ गए। इसके 3 परत होते हैं, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, और इनके बीच में एपिकार्डियल लिक्विड भरा होता है। जिसको लिखना है वो लिखते जरूर चलिएगा स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाए तो नहीं जाते लेकिन वो आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ध्यान में रखना। और उसी से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर ये होता है कि ये तो पढ़े नहीं थे और कैसा आ गया। तो जब समझाया जा रहा है तो नोट करते जरूर चलो। 28वां है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या होती है? कितनी होगी भैया? 80 से 90 बीट प्रति मिनट, 97 बीट प्रति मिनट, या 70 से 80? तो भैया 72 जब होता है तो 70 से 80 आपका राइट आंसर होगा। 70 से 80 पल्स रेट आपका होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य का। अगला है, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन क्या दिया है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंट्रोल्स द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट? पहला दिया है रेस्पिरेटर, पेसमेकर, सीएटी स्कैनर या ईसीजी मशीन। ईसीजी का मैंने बताया आपको, इकोकार्डियोग्राम। तो ये तो पेसमेकर नहीं है, सॉरी, ये गति को नियंत्रित नहीं करता। ये क्या करता है? ये काम करता है आपके जो भी हार्ट में कोई भी परेशानी आई है उसको सुधारने का, ठीक है, जो भी हार्ट में परेशानी आई है उसको सुधारने का काम करता है। तो ये तो हो नहीं सकता था। कैट स्कैनर ऐसा कुछ होता नहीं, पेस स्कैनर इसका राइट आंसर है। ये लगभग ना 8 से 10 साल तक आपके शरीर के अंतर्गत रह सकता है, इतनी बैटरी स्टोरेज इसमें रहती है, ये बैटरी से चलता है पेसमेकर। ये होता क्या है सडनली बता देता हूँ जनरली आपको। ये हार्ट है, अगर हार्ट आपका अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है तो ब्लड आपका जो रेट है, हार्ट बीट 72 से मान के चलो घट गया है, 60 तक पहुंच गया है। अगर ज़्यादा करेगा तो 90-80 पहुंच जाएगा, तब तो ये तो आपको दवाई खाना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पेस को बढ़ाने के लिए दवाई नहीं है, उसके लिए ना आपको पेसमेकर लगवाना पड़ता है हार्ट में सर्जरी कराकर। और सर्जरी जब कराते हैं तो ये क्या करता है, इसके पंप इस करने की गति को बढ़ा देता है, धड़कने की गति को बढ़ा देता है। और लगभग एक कोई व्यक्ति अगर ट्रांसप्लांट कराता है अपने शरीर के अंतर्गत पेसमेकर, तो 8 से 10 साल तक चल सकता है। तो पेसमेकर होता है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है, बाकी सब नहीं करते। रक्त कण के प्रकार के हैं, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, लिपिड्स नहीं होता। तो कौन नहीं होता भैया? ये नहीं होता। तो कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी, जिसको एपिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, मैंने बताया था। और आपका जो डब्ल्यूबीसी है उसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये ध्यान में रखना, ये सब कभी कभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है आपको क्या इसके नाम होते हैं। तो याद रहने चाहिए तब तो नाम बता पाओगे, अगर याद ही नहीं है तो कैसे नाम बताओगे? तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक ल्यूकोसाइड भी होता है, नोट कर लेना। ल्यूकोसाइड क्या होता है? ल्यूकोसाइड भी होता है। डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइड आप बोल सकते हो। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन या किडनी? तो स्प्लीन को बोला जाता है।
कब्रिस्तान का मतलब है जो डेड आरबीसी सेल होते हैं, ये जो इन्फेक्टेड आरबीसी सेल है वो यहाँ आकर नष्ट हो जाते हैं। और इसी को ही कब्रिस्तान मतलब ग्रेवयार्ड के अलावा और क्या बोला जाता है, इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। सेम इसी को ही ब्लड बैंक भी बोलते हैं, नाम याद रखना ना। ब्लड बैंक भी अगर पूछे तो क्या होता है आपका, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली ही होता है। स्प्लीन भी बोलते हैं इसी को, प्लीहा बोलते हैं इसी को, तिल्ली बोलते हैं। ये ब्लड बैंक भी कहलाता है और ये कब्रिस्तान भी कहलाता है। अस्थि मज्जा में आपका आरबीसी और हर प्रकार के ब्लड का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी यही होता है, तो आरबीसी का भी निर्माण यहीं पर हो जाएगा आपके अस्थि मज्जा में। ये निर्मित करता है, यहाँ पर वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। वृक्क का क्या काम है, उसको छानने का काम है। लीवर जब भ्रूणावस्था में रहता है ना, बेबी जब बनते रहता है मम्मी के गर्भ में, माता के गर्भ में, तब उसके गर्भ में बनते बनते वो उसके अंतर्गत जो खून का डेवलपमेंट होता है वो प्लीहा या स्प्लीन या फिर अस्थि मज्जा बोन मैरो से नहीं होता, वो होता है लीवर के भी कौन से हिस्से से, तो मिसोडर्मा हिस्से से आपके बेबी के अंतर्गत भ्रूणावस्था में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये 5 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। अभी मैंने बताया था इसको, BLEMN करके, इसको मैंने बताया था आपको। बोसोफिल्स ये आपका था। लिम्फोसाइट्स ये था। इओसिनोफिल्स और ये था आपका मोनोसाइट्स, जो कि सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है। और एन जो था आपका न्यूट्रोफिल्स था, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये छींक वी खांसी वासी जो भी प्रकार का एलर्जी होता है ये देख लेता है। ये जो लिम्फोसाइट्स होता है ये एंटीबॉडी को डेवलपमेंट करता है हमारी शरीर में लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जो इओसिनोफिल्स जो था इसके, ये कैंसर की कुछ कोशिकाओं को नष्ट कर देता है अगर कैंसर की कोशिकाएं डेवलप्ड हो रही हैं तो। ये जो मोनोसाइट्स था सबसे बड़ा था, और ये क्या करता है, शरीर के अंतर्गत अगर कोई कोशिका खराब हो गई और बाकी कोशिकाओं को खराब कर सकता है तो उसको ये नष्ट कर देगा। और बाहर से कोई भी प्रकार की आपके नए प्रकार के अगर बीमारियों का आगमन हो सकता है बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसको न्यूट्रोफिल्स समाप्त कर देता है। कौन समाप्त कर देता है? न्यूट्रोफिल्स समाप्त कर देता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, 5 ये मैंने बता दिया। और इसको डब्ल्यूबीसी को खुद ल्यूकोसाइट बोला जाता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? ये लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है, सीधा याद करने वाला चीज है। लगभग 300 ग्राम का होता है आपका हार्ट। वेरी करता है फीमेल और मेल में। फीमेल में 250 से 300 बोलते हैं इसको, और ये मेल में 300 से 350 तक हो सकता है, इसलिए दोनों के बीच का अंक लिया जाता है 300 वाला। 300 ग्राम होता है लगभग के आसपास ये होता है। सामान्य व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो ये 5 से 6 लीटर तक व्यक्ति में रक्त होता है। ये 8-10 लीटर नहीं मारना, ये 5 से 6 लीटर ही होता है। कितना परसेंट होता है? 7 से 8% ही आपके शरीर का ये पोर्शन होता है। पहला था, पढ़ा था ना पहले क्वेश्चन के अंतर्गत कितना परसेंट होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आरबीसी इज फॉर्म? लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन या किडनी? अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर कि किस में होता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन एवं एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये किसमें है भैया? ये कौन सा ऐसा हिस्सा है ब्लड में जिसमें ये सब होगा? तो ब्लड में बेसिकली क्या क्या होते हैं आपके? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और क्या होता है आपके? प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनमें से ये कौन सा? और एक प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है जो इनके सभी को एकत्र करके रखता है, एक साथ रखता है। तो रक्त का वह भाग प्लाज्मा होता है जिसमें 92% 90% तक जल होता है। मैं उन्हें पहले भी बताया था, ऊपर में डिस्कस किया था इस बारे में। और बाकी जो 8% का भाग है वो बाकी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। ये आरबीसी ये भी कम पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सब कम है। और पूरे खून में भी 60 से 70% या 80% तक प्लाज्मा होता है, बाकी सब कम मात्रा में होता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। तो प्लेटलेट्स भी एक कण होता है जो शरीर में रक्त में उपस्थित होगा। डब्ल्यूबीसी आरबीसी तो होते हैं, प्लाज्मा भी रहता है। और आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो ना तो आपके प्लाज्मा को सीरम के रूप में अलग किया जाता है ब्लड से, जो कि आसानी से नहीं होता। एक मशीन में बहुत टाइम तक इसको रोटेट किया जाता है, तो प्लाज्मा अलग होता है और तब उसी से आप लोग चेक करते हैं ब्लड टेस्ट। अगला प्रश्न है, एबी रक्त समूह में क्या नहीं होता है? क्या नहीं? व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन एबी ब्लड ग्रुप? तो ए और बी से ही याद रखना, ए से एंटी, बी से बॉडी। तो एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा नहीं होता? तो एंटीबॉडी नहीं होता, बाकी इसमें एंटीजन होगा, ठीक। एंटीजन इसमें पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता? तो एंटीबॉडी। ए बी से याद नहीं रखना, ए बी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ए बी में, इसलिए सर्वग्राही है।
तभी से ले लेता है, सर्वदाता नहीं होता। कि इसके अंतर्गत अभी इन्फेक्शन अगर फैला हुआ है भैया और दूसरे की बॉडी में डाल दो तो एंटीबॉडी तो इस ब्लड ग्रुप में था ही नहीं, तो फैला देगा, इसलिए। अगला है मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जब भी बनेगा ना, ब्लड क्लॉटिंग होगा, तो थ्रोम्बिन नाम याद रखना, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन याद रखना, क्या, थ्रोम्बिन, थक्का थ्रोम्बिन, थ से थक्का, थ से थ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन नाम का ये प्रोटीन छोड़ता है, कौन, प्लेटलेट्स, किसमें, ब्लड में, जिससे वो क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। और नहीं जमने के लिए क्या होता है, तो हेपेरिन होता है, क्या होता है, हेपेरिन। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो गया तो शरीर के अंदर ही ब्लड जम जाएगा, तो उसको शरीर के अंतर्गत ब्लड जमने से रोकना है ना, तो वो हेपेरिन होता है। हेपेरिन शरीर के अंदर ब्लड जमने से रोकता है और बाहर कट लगने पर बहता है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग बना देता है। साथ में एक होता है आपका विटामिन के, याद रखना, विटामिन के, विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और किसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ऑप्शन तो है नहीं, प्रश्न ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको प्रश्न क्रिएट करके बोल रहा हूं। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, कमेंट करके जरूर बताना, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, अगला प्रश्न है, और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं चैनल को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्या होता है, तो भैया ये 2 से 7 मिनट तक बहेगा आपके शरीर में अगर थ्रोम्बिन उपस्थित है तो, और ये 3 से 10 मिनट के अंतर्गत ना जम भी जाता है। 2 से 7 मिनट तक मैक्सिमम आपके शरीर से बहेगा, लेकिन आपके शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में प्लेटलेट्स होनी चाहिए और थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होना चाहिए। अगर थ्रोम्बिन नहीं है तो बहते रहेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्लेटलेट्स अच्छा नहीं है, बह जाएगा। और जमता कितने समय में है, तो 3 से 10 मिनट में, तो 2 से 7 मिनट तक ये बहेगा, 3 से 10 मिनट में जम जाएगा। तो ये पूछता है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है व्यापम इसको उठा ले। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्या है ये, एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट, प्लेटलेट्स, आरबीसी जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या लिम्फोसाइट्स या इओसिनोफिल्स, किसमें होते हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स में होते हैं। किसमें एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, लिम्फोसाइट्स में होता है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको 5 प्रकार के WBC। लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करता है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस ब्लड सिस्टम से रिलेटेड। आपको अच्छे से इसको डिवाइस करके रखना है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया लिख लेना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहेगा, मुझे नए फिर से वीडियो उत्साह के साथ लाने का मन होगा। और जो कमेंट में पूछता हूँ, जो प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट में दिखने चाहिए कि वो 2-4 स्टूडेंट्स के दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं उतने ज्यादा। ठीक, तो एक्टिव रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।